हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं थीप का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस पार्ट हमने ख़त्म किया था जहाँ पर उस पर्सन को एक लेटर मिला था। वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लान का सेकंड हायर था। उसने कांपते हाथों से उस लेटर को उठाया। उसकी उंगलियाँ इतनी तेज़ से हिल रही थी जैसे कि उसके हाथ से वह लेटर मानो छूट ही जाएगा। वांग जी ने कांपते हाथों से उस कागज को देखा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह उन्हें उठा ही नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे उसने उसे उठाया। उसने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। सर, सॉरी, मैं आपके मेंशन में चोरी करने के लिए आया था। मैंने चोरी कर भी ली थी, मगर जाते वक्त आपने मुझे पकड़ लिया था। आप पर आपका नशा और दर्द इतना हावी हो गया था कि आपको शायद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और आपने उसी वजह से मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया जो शायद आप नहीं करना चाहते होंगे। मैं इतना तो समझ गया था, आप जो कुछ कह रहे थे आप मुझे किसी और को समझ रहे हैं। इसी वजह से शायद आपसे वो गलती हो रही थी। मैं चाहता था आपको खुद से दूर करना, पर मैं नहीं कर पाया। अगर मैं करने की कोशिश करता तो शायद पकड़ा जाता। इसी डर ने मुझे चुप रहने को मजबूर कर दिया था। माफ़ कर दीजिएगा सर, मैं चोर नहीं था, पर आज मैं चोर बन गया। वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे चोरी करना पड़ा। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जितनी भी मनी लेकर जा रहा हूँ मैं आपको वापस कर दूँगा। प्लीज़ सर, मेरा विश्वास करिएगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो सके। और रात आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मुझे पता है वो आप कभी नहीं करते। उस रात में मैं ये तो समझ गया था कि आप मुझे किसी और को समझ रहे हैं, और जिसको समझ रहे हैं और उसने आपको छोड़ दिया है। पर उस रात में मैंने एक बात और भी महसूस की। आप अपने आप को ख़त्म करने वाले थे। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा सर। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और भी नहीं है। अगर कोई और भी नहीं है, अगर किसी एक पर्सन ने आपको नहीं समझा, आपको चीट किया, आपको दर्द दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर ली। प्लीज़, आपको शायद नहीं पता, इस मनी से भी ज़्यादा ज़िंदगी की कीमत होती है। उसकी कीमत आप तब समझोगे जब आप अपने सामने अपने किसी ऐसे खास को खो दोगे जिनसे आप दूर नहीं रह सकते। प्लीज़, आप अपने साथ कुछ भी गलत मत करिएगा। आप अपने आप को इस गिल्ट में भी मत लाइएगा कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है। आपकी मजबूरी थी, आपके इमोशंस आप पे हावी थे। मेरी मजबूरी थी खुद को प्रोटेक्ट करना, आपके मेंशन से सेफली खुद को बाहर ले जाना। इन्हीं सब जद्दोजहद में वो हो गया। प्लीज़, आप उसे भूल जाइएगा। आपको हंसी आ रही होगी ना मेरा लेटर पढ़ के, ये कैसा चोर है, बट चोर तो बन ही गया हूँ ना। पर एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आपको आपके मनी वापस कर दूंगा। मुझे नहीं पता मैं कब तक कर पाऊंगा, बट मैं इसे जल्दी ही वापस करने की कोशिश करूंगा। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करिएगा, अपनी पूरी कोशिश करिएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपसे बचने की। मैं कभी आपके सामने ना आऊँ, बट प्लीज़ आप खुद को हर्ट मत करिएगा। ये लास्ट सेंटेंस वांग जी के दिल पर एक चोट जैसा करते हैं। उसने उस लेटर की तरफ देखा जहाँ ये सेंटेंस खत्म हुआ था। वहीं खून के कुछ धब्बे पड़े थे। वांग जी समझ गया कि वह बहुत पेन में था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। उसके फ़ोन पर सिचैन का कॉल था। वांग जी ने कॉल रिसीव किया। सिचैन ने कहा, वांग जी, क्या तुम मेंशन में ही हो? वांग जी ने कहा, जी गगा। सिचैन ने कहा, मैंने ओल्ड एज होम भिजवाने के लिए मनी रखी हुई है। मनी एक बैग में है जो मेंशन के हॉल में ही है। वांग जी ने कहा, गगा, वहाँ कौन मनी रखता है? सिचैन ने कहा, गलती हो गई। वांग जी ने कहा, गलती किससे हुई? क्या नी हुसैन से? सिचैन ने कहा, छोड़ो ना वांग जी, जाने दो। पहले तुम जाओ उस मनी को किसी तरीके से अंकल के पास भिजवा दो, नहीं तो अंकल हम पे कितना नाराज होंगे, तुम्हें पता है ना। वांग जी ने कहा, जी गगा, मैं भिजवाने की कोशिश करता हूँ। कॉल कट हो जाती है। वांग जी उस लेटर को हाथ में लिए ही हॉल की तरफ बढ़ जाता है। उसने देखा हॉल में एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है। वांग जी उस बैग के पास जाता है
उसने बैग को चेक किया तो सचमुच उसमें से कुछ पैसे गायब थे। वांग जी मुस्कुराया और फिर वह लेटर की तरफ देखा और कहा, तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारी मनी नहीं चाहिए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ रात में क्या किया है, भले ही वो मैंने नशे में किया हो, पर मैंने किया है ना, इसलिए समझ लेना मैंने तुम्हें पे किया है उस रात के लिए। कहता हुआ वांग जी ने उस लेटर की तरफ एक नजर डाली और फिर बैग लेकर अपने रूम में चला गया। रूम में उसने सारे मेस को क्लीन कर दिया, फिर अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई है। उसकी नजर एक आइडेंटिटी कार्ड पर जाती है जो कि उल्टी थी। उसने उसे अपने हाथ में उठा लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। उसका मन कर रहा था उसे सीधा करे, फिर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। क्या पता तुम्हें देखने के बाद मेरा मन तुम्हें पकड़ने को कर जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, उम्मीद है दोबारा तुम्हें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। उसने उस आइडेंटिटी कार्ड को लिया और फिर अपने ड्रॉर में रख दिया, उस ड्रॉर में जहाँ वो अपनी पुरानी चीजें रखता था जो किसी खास याद से जुड़ी हुई होती थी। उसने उस आईडी कार्ड को उसमें संभाल कर रख दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने उसे कभी ओपन नहीं किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की वह आईडी कार्ड किस शख्स का है, उसका नाम क्या है। इस पूरी घटना को करीब 6 साल बीत गए थे। वांग जी उस वक्त 21 साल का था, आज वो 27 साल का हो गया है। वांग जी ने अपनी कंपनी पहले ही ज्वाइन कर ली थी। वांग जी की कंपनी काफी बड़ी थी, बट आज उसने अपनी कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तक आने वाले 10 सालों में भी कोई पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता। उसका अपना एक बड़ा नाम था। वांग जी इस वक्त अपने लग्जरी रूम के लग्जरी बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसे कुछ फ्लैशेस आ रहे थे। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसने देखा कि वह किसी के ऊपर है और बहुत ही बेरहमी के साथ उसे टच कर रहा है, मगर उसके नीचे वाला शख्स कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है। अचानक से वांग जी की आंखें खुल गई। वह हाँफते हुए बैठ गया। उसने कहा, क्यों ये फ्लैशबैक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों उस रात की यादें मुझे हमेशा सता रही हैं? क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ? क्यों? क्या ये पूरी जिंदगी मेरे साथ चलने वाली है? यही सोचता हुआ वांग जी उठता है और फिर वह अपने वॉशरूम की तरफ चला जाता है। शावर लेने के बाद वह नीचे आता है जहाँ पर उसकी पूरी लान फैमिली बैठी हुई थी। लान सिचैन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना सर हल्के से नोट कर दिया। सिचैन जानता है कि उसका भाई इससे ज्यादा कुछ करने से रहा। वांग जी आकर सबको ज्वाइन करता है। मैडम लैन ने कहा, वांग जी रात की पार्टी में तुम चल रहे हो ना? वांग जी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, क्या जरूरी है जाना? मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ वांग जी जरूरी है ना। वांग जी ने कहा, आप जानते हैं मैं इस तरीके की पार्टी में नहीं जाता हूँ। मैडम लैन ने कहा, प्लीज वांग जी, जिन फैमिली से हमारा कितना पुराना नाता है वो हमारी फैमिली है, प्लीज हमारे लिए चलो। वांग जी कुछ नहीं कहता है। सिचैन ने कहा, वांग जी हम जानते हैं तुम बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हो, वो भी बस कुछ ही मिनटों के लिए। तुम ऐसे किसी पार्टीज भी जाना पसंद नहीं करते हो, पर प्लीज मेरे भाई चलो ना। तुम्हें पता है नी मिंजे आने वाला है और नी हुसैन भी। वांग जी ने कहा, नी हुसैन? और वांग जी का मुंह थोड़ा सा बन गया। वांग जी कुछ भी कर ले, लेकिन एक चीज तो अभी भी थी, नी हुसैन का नाम सुनते ही वांग जी का मुंह थोड़ा बन जाता था, जिसे देखकर पूरी फैमिली हंसने लगती है। मैडम लैन ने कहा, वांग जी क्या बात है, तुम नी हुसैन से अभी भी चिढ़ते हो? वांग जी ने कहा, मॉम उसमें अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं उससे क्यों ना चिढ़ूं। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। वांग जी उठकर जा रहा था। मैडम लैन ने कहा, बैठो वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बैठ गया। मिस्टर लैन ने कहा, वांग जी तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुम जा रहे हो या नहीं? वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा। सिचैन ने अपना सर हाँ में नोट किया। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं चलूंगा, पर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैडम ने खुश हो गए। वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस यही मेरे लिए काफी है। पर क्या आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो? वांग जी ने कहा, मॉम मैं रात में चल रहा हूँ ना आपके साथ, फिर इस वक्त क्यों? मैडम लैन ने कहा, वांग जी आज तुम यहीं रुक जाओ, आज ऑफिस मत जाओ। वांग जी ने माँ की तरफ देखा कि जैसे उसकी माँ ने क्या पूछ लिया। उसने कहा, मॉम जानती हैं मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैडम लैन ने कहा, नी मिंजे आने वाले हैं, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? वांग जी थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, ठीक है जब वो आ जाएंगे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैडम लैन ने कहा, ठीक है जाओ वांग जी, पर जरूर आना, और हाँ रात की पार्टी के लिए जरूर तैयार हो जाना। वांग जी ने कुछ नहीं कहा।
और फिर सबको वो करता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लैंस चैन ने कहा, मॉम आप जानती हैं ना वो ऐसा ही है, तो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत किया करिए। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 बज गए थे। तभी नी हुसैन और डी मिंजे आते हैं। डी मिंजे को देखते ही मैडम लैन ने उसे गले लगा लिया और कहा, काफ़ी दिनों बाद आए हो तुम। उसने कहा, सॉरी आंट, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। आज मुझे पार्टी अटेंड करनी थी तो सोचा मैं आपसे मिलता चलूं। मैडम लैन ने नी हुसैन की तरफ देखा। उसने उसे जाकर गले लगा लिया और कहा, कैसे हो बेबी? नी हुसैन ने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर नी हुसैन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सिचैन समझ गए थे। उसने कहा, वो है नहीं, ऑफिस गया है। अब नी हुसैन बहुत खुश हो गया। वह उछलता हुआ धम से जाकर काउच पर बैठ गया। मैडम लैन, सी चैन और नी मिंजे सब हंसने लगे। नी मिंजे ने कहा, बस वांग जी के आने की देरी है, तब देखता हूँ कैसे उछलते हो तुम। नी हुसैन ने चिल्लाते हुए कहा, गगा आप भी मुझे यहाँ से नहीं डांट सकते हो। देखिए ना आंट, मुझे गगा डांट रहे हैं। मैडम लैन नी हुसैन के पास गई, उसके बगल में बैठ गई और उसके सर पे हाथ फेरते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, तुम सारे बच्चों में सबसे प्यारा मेरा बच्चा है। कम से कम अपनी आंट को अपना तो समझता है, नहीं तो तुम सब बस अपने काम को ही अपना समझते हो, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। नी हुसैन मैडम लैन के गोद में सर रखकर लेट गया। यस आंट, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, ये सब आपके कुछ नहीं है। तभी एक आवाज आई, ओह तो तुम मेरी जगह ले रहे हो। आंट की तरफ देखा और अपना मुंह थोड़ा सा अजीब सा कर लिया। मैडम लैन ने कहा, फांग जी तुम उसे परेशान मत करो, तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ना ही वो तुम सबका असिस्टेंट है, वो तो अब खुद सीईओ बन गया है। वांग जी ने कहा, जानता हूँ किस तरीके का सीईओ है। हाँ जानता हूँ कैसे अपनी कंपनी संभाल रहा है। वांग जी भी उन सभी को ज्वाइन करता है और वहाँ पर बैठ जाता है। नी मिंजे वांग जी से बातें करने लगते हैं और जबकि नी हुसैन मैडम लैन के आगे पीछे घूम रहा था, तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। गार्ड ने कहा, सर पार्सल आया है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्सल, और वो भी लैन मैंसन में। वांग जी ने कहा, किसके नाम से आया है? उस गार्ड ने कहा, लैन मैंसन के नाम से। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहे, लैन मैंसन के नाम से? ये भला क्या बात हुई? सिचैन ने कहा, ठीक है जाओ उसे लेकर आओ। वह गार्ड जाता है और उस पार्सल को लाकर वहाँ रख देता है। सिचैन ने उसे हाथ में लिया और ओपन किया तो वहाँ ढेर सारे कैश थे। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सबकी निगाहें उसी कैश पर जाकर अटक गई थी। नी हुसैन ने उसे देखा और कहा, इतने सारे पैसे लैन मैंसन को कौन दे रहा है? वांग जी ने घूर कर देखा नी हुसैन की तरफ और कहा, तुम बोलने से पहले सोच नहीं सकते हो? क्या पता किसी सर्वेंट का हो। मैडम लैन ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो वांग जी, क्या पता यह किसी सर्वेंट का हो। उन्होंने सारे सर्वेंट को इकट्ठा किया, सबसे पूछा गया वह किसका पार्सल है, मगर किसी ने भी अपना सर हाँ में नहीं हिलाया। तभी नी हुसैन ने हंसते हुए कहा, लगता है ये चोरी की मनी है, इसीलिए कोई हाँ नहीं बोल रहा है। नी हुसैन की बात सुनकर वांग जी सन्न रह गया। चोरी? उसने अपनी आंखें बंद की और उस लेटर के बारे में सोचने लगा जिसमें लिखा था, मैं आपकी मनी लौटा दूंगा। वांग जी ने हड़बड़ी में उठते हुए कहा, गगा ये मनी मुझे दीजिए, मुझे लगता है कि यह किसी ने मेरे लिए भेजा है। तुम्हें मनी की ज़रूरत है और वो भी इतनी सी? वांग जी ने कहा, गगा प्लीज़, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। सिचैन समझ गए वांग जी किसी बात को लेकर सीरियस है। उन्होंने उस मनी को वांग जी को दे दिया। वांग जी उस मनी को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ गया उसने ध्यान से उस पैकेट को देखा। उसमें भी एक लेटर था। लेटर की हैंड राइटिंग वांग जी ने ध्यान से देखी। वह उसे कैसे भूल सकता था? यह उसी पर्सन का लेटर था जो उसने उस रात लिखा था। उसमें था, सर मैंने आपकी मनी जोड़ ली है, मैंने उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखे हैं, मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा था। वांग जी ने उस लेटर को फोल्ड किया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, ऑनेस्ट थीप, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
पर कैसे? तभी उसके फ़ोन पर रिंग होता है, जिस पर एक मैसेज था। वांग जी ने उस मैसेज को पढ़ा। मैसेज वेन चाओ का था। वेन चाओ का मैसेज देखते ही वांग जी अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसके पैर थोड़ा कांपने लगे। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने कहा, वेन चाओ, तुमने मुझे मैसेज किया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था। वांग जी फॉरेन में स्टडी कर रहा था, साथ ही वह अपनी कंपनी को भी संभाल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह लैंस का हायर है। वह एक सिंपल लाइफ जी रहा था, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। तभी उसे वेन चाओ मिला। वेन चाओ ने वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वांग जी उसके करीब होता चला गया। वांग जी उससे प्यार करने लगा था। वेन चाओ को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वह अपनी लाइफ के सपने वेन चाओ के साथ देखता था। वेन चाओ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। पर कुछ ऐसा होने लगा कि वेन चाओ उससे दूर दूर होने लगा। एक दिन अचानक वेन चाओ उसके पास आता है और उसने कहा, वांग जी, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। वांग जी की तो मानो दुनिया ही हिल गई थी। उसने कहा, क्यों वेन चाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वेन चाओ ने कहा, वांग जी, होश में रहो। तुम एक लड़के हो, मैं लड़के के साथ कैसे रह सकता हूँ? वांग जी ने कहा, अभी तक क्या था? अभी तक तो तुम थे ना मेरे साथ। तुम्ही ने तो इनिशिएटिव, तुम्ही ने तो प्रपोज किया था मुझे, मैंने थोड़ी तुम्हें किया था। वेन चाओ ने कहा, वो बस मैंने खेल खेल में कर दिया। बस मैं जानना चाहता था कि लड़के के साथ रिलेशन में रहना कैसा होता है। वांग जी के हाथ पैर उस वक्त कांपने लगे थे। उसने अपने कांपते हाथों से वेन चाओ के हाथ को पकड़ा और कहा, कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? वेन चाओ ने उसका हाथ झटक दिया। वांग जी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। वेन चाओ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ। तुम एक लड़के हो, और वो भी एक मिडिल क्लास। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। मैं जिन ब्याम्या से प्यार करता हूँ और मैं उसी से मैरिज करूँगा। और क्या मुझे नहीं पता है कि तुम मेरे आगे पीछे क्यों डोलते हो? तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं वैन कारपोरेशन का होने वाला CEO हूँ, जो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है। इसी वजह से शायद तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। बट अब तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वांग जी ने वेन चाओ की तरफ देखा और कहा, क्या मनी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? वेन चाओ ने हंसते हुए कहा, हाँ। क्यों, तुम्हारे लिए नहीं है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो वेन चाओ। वेन चाओ थोड़ा झुका। उसकी निगाहें अब वांग जी को घूर रही थी। वांग जी जो अभी भी उस जमीन पर गिरा पड़ा था। वेन चाओ ने कहा, वांग जी, तुम क्या जानो, मनी और पावर का नशा तुम्हारे पास नहीं है, जो कभी हो भी नहीं सकता है। मैं मैं वैन कारपोरेशन का CEO बनने वाला हूँ, और जिन कारपोरेशन से मेरा रिश्ता बन जाएगा तो मेरी कंपनी कितनी आगे जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम 2 टके के पर्सन मेरी बराबरी करने चले हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। आइंदा तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इतना कहने के साथ फेन चाओ वहाँ से मुड़ गया। उसे खुद को संभालने में 2 दिन लगे थे। उसके बाद वह सीधा चाइना आ गया था। चाइना आने के बाद वह अपने लैंड मैंसन पे गया था। उसने काफ़ी ड्रिंक की थी और उसी रात उसके मैंसन में चोरी हुई थी। वांग जी ने अपनी आंखें खोल ली और कहा, आज वेन चाओ और जिन म्या की मैरिज है। जिन्स और वेंस हमारी फैमिली के काफ़ी क्लोज हैं, मगर इनमें से कोई भी मुझे उस वक्त नहीं जानता था। उसने मैसेज की तरफ देखा और कहा, और आज तुम मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मैरिज तोड़वा दूं? जब तुम्हें पता चला कि मैं लान कारपोरेशन का नेक्स्ट CEO बनने वाला हूँ तो तुम्हें सब कुछ भूल गया। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, वापस आ जाऊँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो।
तुमसे भूल हो गई और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हें सज़ा भी तो नहीं दे सकता ना। जाओ अब अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं चाहता तुमसे वेंचाओ। उसने मैसेज को डिलीट कर दिया। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।